हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर आए कि जो रॉ मटेरियल्स जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं वो यहाँ पे अगर हो सकती हैं तो उसके पाबंदी लगाएं। इंडिया की तरक्की में आपकी इस स्टेटमेंट या बात का बहुत बड़ा दखल है। गंदम इस दफ़ा बड़ी अच्छी फसल हुई है, तकरीबन एवरेज 50 मन पर एकड़ यील्ड पर एकड़ हुई है। पिंक साल्ट के नाम से एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया कर रहा हो और फ़ायदा उठा रहा हो। बिल्कुल ऐसे। और ये इंडिया के लोग दुबई में सॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हो और मिडिल ईस्ट दुबई से उसी साल्ट को अपने नाम से राइस को, चावलों को बिल्कुल ऐसे अपने नाम से वहाँ दुबई में इंपोर्ट करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहे हो। और तो ये बहुत पिटी नहीं है। प्रीमियम लें जी, बहुत प्रीमियम लेते हैं उस एक चीज़ हाल है भैया साहब इस सारी सिचुएशन का, अगर आप इजाज़त दे तो R&D हमारे यहाँ अगर एक काम गवर्नमेंट करे कि जी तमाम चीज़ें इस वक्त हमारे यहाँ बच्चे भी तैयार हो रहे हैं IT के ऊपर, अपना सारा स्ट्रक्चर IT के ऊपर शिफ्ट करें जो कि 70 to 80% मैनुअल है गवर्नमेंट के सारे काम, और वो उसकी इंटीग्रेशन आपस में इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर प्रॉपर हो जाए तो फिर आपको पता होगा आपको क्या चीज़ कितनी पैदा करनी है कितनी। हम एक ही साल में गंदम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसी साल में इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास गंदम है कि नहीं। एक ही साल में शुगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या कैपेसिटी है, क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ी तो R&D सर अगर गवर्नमेंट और PPP बेसिस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में R&D के ऊपर अगर 2 साल में काम हो जाए तो आपके मुल्क के अंदर क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सरप्लस है, क्या शॉर्ट है, आपको पता चल जाए तो आप अगली प्लानिंग कर सकते हैं कि 5 साल में क्या चीज़ शॉर्ट होने वाली है। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करके वो इंडस्ट्री लगवाए और गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन के ऊपर उसके ऊपर जाए कि जी ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात आपने थोड़ी देर पहले की थी, मैंने भी उसका जिक्र किया लेकिन उस पर ज़्यादा बात नहीं हो सकी कि जी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, एक चीज़ आप कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ रॉ मटेरियल मौजूद है, हम वो मंगा रहे हैं चाइना से, तो हम उसको ब्लॉक करें। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर आएँ कि जो रॉ मटेरियल्स जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं वो यहाँ पे अगर हो सकती हैं तो उसके पाबंदी लगाएं। और सबसे बड़ी बात सर ये है इंडिया की तरक्की में आपकी इस स्टेटमेंट या बात का बहुत बड़ा दखल है। और सर पाकिस्तान 65 के बाद भी, इवन 68 के बाद पाकिस्तान जब प्राइवेटाइजेशन हुई उसके बाद तबाही की तरफ चला गया और आज तक हम स्टेबल नहीं हो सके। और फिर IPP ने दूसरा जो हथौड़ा मारा हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर, ये दोनों बड़े जुल्म हैं। लेकिन आज भी हम इसको रिकवर कर सकते हैं अगर हमारी सीरियसनेस हो और हम R&D को बुनियाद बना के अपने मुल्क के अंदर सीरियस हो जाएं कि क्या चीज़ हम देखें। आज से 20-25 साल 30 साल पहले इंपोर्ट के ऊपर 100% से ज़्यादा ड्यूटीज़ होती थी। आज गाड़ियों के अलावा किसी के ऊपर 40% से ज़्यादा ड्यूटी नहीं है। हम ट्रेड बेस्ड इकॉनमी बना दी हमने मुल्क को, और उन लोगों ने बनाया जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। वो एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ला के फेंक देते हैं मार्केट में, वो लोकल इंडस्ट्री तबाह कर देते हैं। तो प्लानिंग और पॉलिसी और स्ट्रेटजी ऑन R&D बेसिस उसकी बड़ी ज़रूरत है सर, इसके बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। सही कहा, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं था। बिल्कुल लाइक PIA, लाइक पाकिस्तान स्टील मिल और लाइक अदर जितनी भी इंडस्ट्री है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट के अम्ब्रेला नीचे प्रोडक्टिव हो, प्रॉफिटेबल हो और उसने बहुत ग्रो किया हो। सर 2 साल के बाद ही नेशनलाइजेशन के बाद सारे लॉस होने शुरू हो गए थे, और आज 800 अरब सिर्फ दे रहे हैं हम उसका। जफर साहब, उसका सारा जो बर्डन और बोझ है इस कौम पे आता है। एग्जैक्टली ये कौम भुगत रही है उसका। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि एग्री सेक्टर पे कोई तफसीलन अच्छी तरह से बात नहीं हुई, और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर में एक ज़माने में बहुत स्ट्रॉन्ग था, और हमारी गंदम के बड़े दूर दूर चर्चे थे। वी आर इवन बेटर देन इंडिया एक ज़माने में। वो ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया और हम वहीं पे खड़े हैं। और वो जो आपने अभी बात कही, मुझे उसी से याद आया कि एक तरफ हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह शुगर के साथ ये होता है कि एक साइड पे हम शुगर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, दूसरी साइड पे हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ये क्या
तमाशा और किस तरह से, और वो फिर क्या होता है, ये इसका सारा बर्डन जो है वो इस पूरी की पूरी कौम जो है जो है भुगतती है। और फिर किसी से पूछा नहीं जा सकता, किसी से कहा नहीं जा सकता, किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि हमारे साथ हुआ क्या है और इस कौम के साथ क्या हो रहा है, इस जनरल पब्लिक गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो ये एग्री सेक्टर टर्न अराउंड कर सकता था और अभी भी हम एग्री सेक्टर में बहुत काम कर सकते हैं, बहुत गुंजाइश मौजूद है। बिल्कुल सर है। हम अगर देखिए, मैं फिर बताऊं, गमले, अगर गमलों के अंदर सब्जियां, किचन गार्डनिंग, फ्रूट, इट्स कॉल्ड किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग हो सकती है। चाइना में, यूरोप में लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और कर रहे हैं। सही बात। हमारे लोग कहाँ पे हैं? हमारी वो जो एक्सपोर्ट ब्यूरो बनी है वो कहाँ पे है? हमारे जो ट्रेड काउंसलर्स जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं अब तक, आज तक, उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया है, क्या टर्न अराउंड किया है जो हम देखें कि ये सेक्टर, ये लोग, उन्होंने प्रोफेशनली, टेक्निकली बहुत काम करके मुल्क को आगे लेके गए हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जो है वो हम इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी भी इसको टर्न अराउंड कर सकती है? सर बड़ी अहम हम बातें तो करेंगे, लेकिन इसका कितना फ़ायदा होता है, कितना असर होता है, किस हद तक लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, ये हम उन लोगों पे छोड़ देंगे। लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे और करते रहना चाहिए, ताकि कभी ना कभी, किसी न किसी वक्त ये स्ट्राइक ज़रूर करेगा, लोगों को अवेयरनेस ज़रूर होगी कि इस मुल्क के साथ होता क्या रहा है, इस मुल्क का पोटेंशियल क्या है, क्या हमने इस पोटेंशियल को पूरी तरह यूटिलाइज़ किया, ह्यूमन रिसोर्स को पूरी तरह यूटिलाइज़ किया। जो अल्लाह के इनामात हैं इस मुल्क के अंदर, जो मैं जानता हूँ मिनरल्स की शक्ल में, हमने आज तक उनको किस तरह से यूज़ किया, नहीं किया। और हम फिर वही है, कशकोल लेके हम दुनिया से उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में जब चीज़ें मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, तो सारा का सारा बर्डन और बोझ तो मेरे और आप पर पड़ेगा ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी क्या? सर इस वक्त अफ्रीका के 57 ममालिक हैं, वो सारे मिलके उतनी गंदम पैदा नहीं करते जितनी हम अकेले करते हैं। बहुत अच्छी। दूसरी बात यह है कि जी गंदम इस दफ़ा बड़ी अच्छी फसल हुई है, तकरीबन एवरेज 50 मन पर एकड़ यील्ड पर एकड़ हुई है। बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने उसको ज़िम्मेदार को बड़ा दचका दिया है। मैंने प्रपोज़ किया था कि जी इमीडिएटली आप एक बोर्ड बना दें और जितनी हमारी सरप्लस गंदम है, R&D चूँकि है नहीं, उसको अफ़गानिस्तान और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर दें ताकि ज़िम्मेदार को भी नुकसान ना हो, और जो हमने 1 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट की थी गंदम, हमें वो 1 बिलियन वापस आ जाए ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। लेकिन कोई स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी नहीं थी, जिस वजह से ये सारा जुल्म अभी भी हो रहा है। दूसरी सर बात आपने बड़ी खूबसूरत कही है चीनी वाली। 60 लाख टन अप्रॉक्सीमेटली हमारी रिक्वायरमेंट है साल की। जब दुनिया में चीनी पैदा होती है, आपको 50 से 60 रुपए में 60 लाख टन चीनी खरीदें और मुल्क में गन्ने की गंदम की प्रोडक्शन बंद कर दें। आपकी टेक्सटाइल को तबाह इस गन्ने ने कर दिया है। आप उसमें कॉटन पे आएँ और आप जो 7-8 बिलियन डॉलर की कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क में पैदा करें। आप R&D करें, आप स्ट्रेटजी बनाएं, आप तरजीहात बनाएं कि क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है। ये गन्ना हमारे ऊपर अजाब है। आप जब मुल्क के अंदर 110-20 रुपए में आप 40-50 रुपए तक चीनी बेचते हैं, जबकि आप सीज़न में 22 से 60 रुपए में ख़रीद सकते हैं। दूसरी बात यह है सर कि जब ये चीनी सरप्लस होती है तो वो कहते हैं कि जी हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ी है, तो बाहर 60 रुपए की बिक रही है, तो आप सब्सिडाइज़ करें, 40-50 रुपए गवर्नमेंट से फिर ले लेते हैं। तो सर वो तो हर लिहाज से मुल्क के अंदर एक अजाब है। दूसरी बात यह है सर कि अभी चूँकि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, R&D उतनी नहीं है, यील्ड पर एकड़ के ऊपर हम नहीं गए, हमने हाइब्रिड सीड्स के ऊपर नहीं गए, हमने वो जो प्राइवेट सेक्टर सीड्स बना रहा है उसको वो गवर्नमेंट अथोराइज़ नहीं कर रही, अलाउ नहीं कर रही, और उसके ऊपर कोई R&D और कोई टेक्नोलॉजी का वर्किंग गवर्नमेंट की प्रेफरेंस के ऊपर नहीं है। जबकि अगले 20 साल में सिर्फ वो मुल्क सर्वाइव करेंगे जिनकी अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगी, अदरवाइज़ दूसरे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आज आपको अगर अमेरिका ये कह रहा है अपना ये सऊदी अरेबिया और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के हम आपके मुल्क में 2 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर चूँकि उनकी रिक्वायरमेंट आने वाले वक्त में, और दूसरी वो आपकी होटल इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ों पे करने को तैयार हैं। चूँकि इंडस्ट्री के ऊपर वो फिजिबल ही नहीं है यहाँ पे कि 70-80 रुपये का यूनिट लेके, उनके मुल्क में ये 10 रुपये का यूनिट है, तो वो कैसे इंडस्ट्री चला सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस तरह नहीं है।